कहानी की शुरुआत साउथ कोरिया के सेउल रेलवे स्टेशन से होती है। यहाँ से एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन बुसान के लिए निकलने वाली होती है। हर तरफ मुसाफिर अपनी अपनी सीट ढूंढ रहे होते हैं। कुछ लोग खुश नजर आ रहे होते हैं, कुछ अपने काम में बिजी होते हैं और किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही देर बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। इसी ट्रेन में स्योकू नाम का एक आदमी अपनी छोटी बेटी सुएन के साथ सफर कर रहा होता है। स्योकू एक बहुत बिजी ऑफिस वर्कर होता है। वो अपनी जॉब में इतना मशगूल रहता है कि उसके पास अपनी बेटी के लिए वक्त ही नहीं होता। सुएन का बर्थडे भी निकल चुका होता है, लेकिन उसके पापा उसके साथ अच्छा वक्त नहीं बिता पाए। सुएन की बस एक ही ख्वाहिश होती है कि वो बुसान जाकर अपनी माँ से मिले। ट्रेन चलने ही वाली होती है कि अचानक एक अजीब सी लड़की भागते हुए प्लेटफॉर्म से ट्रेन के अंदर घुस जाती है। उसके पैर पर गहरा जख्म होता है, उसके कपड़े फटे हुए होते हैं और उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। वो मुश्किल से चल पा रही होती है। किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता और ट्रेन अपना सफर शुरू कर देती है। ट्रेन के चलने के कुछ ही पल बाद सुएन खिड़की से बाहर देखती है। उसे प्लेटफॉर्म पर अजीब सी अफरा तफरी नजर आती है। एक आदमी अचानक दूसरे आदमी पर जानवरों की तरह हमला कर देता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिलता। सुएन डर जाती है और तुरंत अपने पापा को उठाती है, लेकिन स्योकू नींद में होता है और उसकी बात को इतनी अहमियत नहीं देता। इसी बीच ट्रेन के एक कोने में एक बेघर आदमी डरा हुआ बैठा होता है। वो बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहा होता है, सब मर गए, सब खत्म हो गया। उसकी बातें सुनकर लोग उसे पागल समझकर इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ वो स्मी लड़की धीरे धीरे चलती हुई जमीन पर गिर जाती है। एक ट्रेन अटेंडेंट इंसानियत दिखाते हुए उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन अचानक उस लड़की के पूरे जिस्म में जोर का झटका लगता है। उसकी आंखें अजीब हो जाती हैं और अगले ही पल वो अटेंडेंट पर टूट पड़ती है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में अटेंडेंट भी बदल जाती है। अब वो पहले जैसी इंसान नहीं रहती। वो भी बाकी लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। जो भी उसके पास आता है वो उसे काट लेती है। जिसे भी काटा जाता है वो कुछ ही पलों में ज़ॉम्बी बनकर दूसरे लोगों पर हमला करने लगता है। अब पूरी ट्रेन में चीखों की आवाज गूंजने लगती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हो क्या रहा है। हर गुजरते सेकंड के साथ ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ती जा रही होती है। इसी हंगामे में स्योकू की नींद खुलती है। वो देखता है कि उसकी बेटी उसके पास नहीं है। वो घबराकर उसे ढूंढने लगता है। कुछ ही दूर उसे सुएन अकेली और डरी हुई खड़ी मिलती है। उसके पीछे ज़ॉम्बीज बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहे होते हैं। स्योकू बिना एक पल गवाए सुएन का हाथ पकड़ता है और दोनों पूरी ताकत से भागना शुरू कर देते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक बहुत ताकतवर आदमी सैंघा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सक्योंग से होती है। ये दोनों भी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सब लोग मिलकर एक कंपार्टमेंट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। दरवाजा बंद होने ही वाला होता है और एक पल के लिए लगता है कि सैंघा और उसकी वाइफ बाहर रह जाएंगे, लेकिन सैंघा अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा रोक लेता है और अपनी वाइफ को अंदर खींच लेता है। मुश्किल से सब लोग बच जाते हैं। अब बाहर दर्जनों ज़ॉम्बीज दरवाजे पर जोर जोर से टकरा रहे होते हैं। उनकी चीखें और दरवाजा तोड़ने की कोशिश देखकर सब लोग समझ जाते हैं। सक्योंग एक जरूरी बात नोटिस करती है। वो खिड़की को कागज और पर्दे से ढक देती है। हैरानी की बात ये होती है कि जैसे ही ज़ॉम्बीज उन्हें देखना बंद कर देते हैं वो शांत हो जाते हैं। तब सबको समझ आता है कि ये ज़ॉम्बीज ज्यादातर देखकर और आवाज सुनकर हमला करते हैं। ये बात आगे चलकर उनकी जान बचाने में बहुत काम आने वाली होती है। इसी बीच ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि अगला स्टेशन बिल्कुल सेफ है और वहाँ मिलिट्री सभी पैसेंजर्स को रेस्क्यू करेगी। ये सुनकर सबके चेहरे पर उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि असली खौफ अभी शुरू हुआ है। अनाउंसमेंट सुनने के बाद ट्रेन में बैठे हर इंसान के दिल में एक ही उम्मीद होती है कि बस अगले स्टेशन तक पहुंच जाएं। सबको लगता है कि वहां मिलिट्री उनकी हिफाजत करेगी और ये बुरा सपना खत्म हो जाएगा, लेकिन स्योकू अपनी आदत के मुताबिक किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता। वो चुपके से अपने एक मिलिट्री कॉन्टैक्ट को फोन करता है
है और सिर्फ अपनी और अपनी बेटी के लिए अलग रास्ता पूछता है। उस वक्त भी उसकी पहली सोच सिर्फ अपनी जान बचाना होती है। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकती है। दरवाजे खुलते ही सब लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन स्टेशन देखते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। इतना बड़ा रेलवे स्टेशन पूरी तरह सुनसान होता है। ना कोई स्टाफ नजर आता है और ना ही कोई रेस्क्यू टीम। हर तरफ अजीब सी खामोशी छाई होती है। सिर्फ दूर से हवा की आवाज आ रही होती है। ये खामोशी सबको और ज्यादा डरा देती है। स्योको अपनी बेटी को लेकर अलग रास्ते पर निकल जाता है, जबकि बाकी ज्यादातर पैसेंजर्स एक साथ मेन एग्जिट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर तक सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अचानक सामने मिलिट्री के जवान दिखाई देते हैं। सब लोग सुकून का सांस लेते हैं और सोचते हैं कि अब वो बच गए, लेकिन अगले ही पल उनमें से एक सोल्जर अपना सिर उठाता है और उसका चेहरा देखते ही सब समझ जाते हैं कि वो अब इंसान नहीं रहा, वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। एक ही सेकंड में सारे इन्फेक्टेड सोल्जर्स लोगों पर टूट पड़ते हैं। हर तरफ चीखें गूंजने लगती हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। जो गिर जाता है वो दोबारा उठ नहीं पाता। कुछ ही लम्हों में पूरा स्टेशन ज़ॉम्बीज से भर जाता है। स्योको भी समझ जाता है कि यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा है। वो सुएन का हाथ मजबूती से पकड़कर भागता है। रास्ते में सैंघा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी उनके साथ मिल जाते हैं। बेसबॉल प्लेयर यांगुक और उसकी गर्लफ्रेंड जिन्ही भी किसी तरह बचकर उनके ग्रुप में आ जाते हैं। सब लोग भागते हुए वापस ट्रेन की तरफ लौटने लगते हैं। बहुत मुश्किल के बाद ये लोग ट्रेन में वापस चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागदौड़ के दौरान सब एक साथ नहीं रह पाते। कुछ लोग ट्रेन के एक हिस्से में रह जाते हैं और कुछ दूसरी तरफ फंस जाते हैं। अब उनके बीच सिर्फ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज होते हैं। सुएन, सक्योंग, एक बुजुर्ग दादी और वो बेघर आदमी एक छोटे से वॉशरूम में छुप जाते हैं। बाहर ज़ॉम्बीज घूम रहे होते हैं और दरवाजा खोलने का मतलब सीधी मौत होता। दूसरी तरफ स्योको, सैंघा और यांगुक को पता चल जाता है कि अगर उन्होंने हिम्मत न की तो उनके अपने लोग कभी जिंदा बाहर नहीं आ पाएंगे। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना कुछ कहे फैसला कर लेते हैं कि चाहे जान चली जाए, लेकिन वो सबको बचाकर ही लौटेंगे। ये तीनों जो भी चीजें मिलती हैं उन्हें हथियार बना लेते हैं। किसी के हाथ में बेसबॉल बैट होती है, कोई अपने हाथों को कपड़े से लपेट लेता है और कोई अपना बैग शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। फिर वो धीरे धीरे ज़ॉम्बीज की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। सबसे आगे सैंघा होता है। अपनी जबरदस्त ताकत की वजह से वो एक साथ कई ज़ॉम्बीज को धक्का दे देता है। स्योको और यांगुक उसके पीछे रहते हैं और गिरते पड़ते ज़ॉम्बीज से बचकर आगे निकलते हैं। हर कदम पर उन्हें लगता है कि शायद ये उनकी जिंदगी का आखिरी पल हो। इसी दौरान ट्रेन एक बहुत लंबे टनल में दाखिल होती है। जैसे ही अंधेरा छा जाता है, तीनों एक अजीब बात नोटिस करते हैं। ज़ॉम्बीज अचानक रुक जाते हैं और इधर उधर भटकने लगते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि अंधेरे में ज़ॉम्बीज को कुछ दिखाई नहीं देता। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका होता है। तीनों बहुत संभलकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कभी सीटों के नीचे से निकलते हैं, कभी सामान रखने वाली जगह का सहारा लेते हैं और कभी बिना आवाज किए रेंगते हुए ज़ॉम्बीज के पास से गुजरते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेन टनल से बाहर निकलती है और रोशनी वापस आती है, ज़ॉम्बीज फिर से उन्हें देख लेते हैं। अब एक बार फिर खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। सैंघा अपनी पूरी ताकत लगाकर ज़ॉम्बीज को रोकता है, जबकि स्योको और यांगुक आगे बढ़कर वॉशरूम का दरवाजा खोलते हैं। अंदर छुपे सब लोग उन्हें देखकर सुकून का सांस लेते हैं। आखिरकार वो अपने दोस्तों और अपनों को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई होती। अब उन्हें एक बार फिर ज़ॉम्बीज के बीच से गुजरते हुए ट्रेन के उस हिस्से तक पहुंचना होता है जहां बाकी पैसेंजर्स छुपे बैठे हैं और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वहां उनका सामना ज़ॉम्बीज से भी ज्यादा खतरनाक इंसान से होने वाला है। सब लोग किसी तरह वॉशरूम से बाहर निकल आते हैं और अब उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, ट्रेन के उस हिस्से तक पहुंचना जहां बाकी पैसेंजर्स छुपकर बैठे हैं। लेकिन उनके और सेफ जगह के बीच अब भी ज़ॉम्बीज की भीड़ खड़ी होती है। हर तरफ खामोशी और डर का माहौल होता है। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में जहां भी ज़ॉम्बी उनके सामने आता है, सैंघा बिना डरे उसका सामना करता है। वो अपनी पूरी ताकत से ज़ॉम्बीज को पीछे धकेल देता
देता है ताकि बाकी लोग आगे निकल सकें। स्योकू भी पहले से काफी बदल चुका होता है। जो आदमी शुरू में सिर्फ अपनी और अपनी बेटी की फिक्र करता था, अब वो दूसरों की मदद भी कर रहा होता है। यंगुक भी बिना डरे अपने दोस्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा होता है। काफी मुश्किल के बाद सब लोग ट्रेन के उस हिस्से के पास पहुंच जाते हैं जहां दूसरे पैसेंजर्स छुपकर बैठे होते हैं। स्योकू जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है और चिल्लाता है कि दरवाजा खोल दो। अंदर बैठे लोग उनकी आवाज सुन लेते हैं। कुछ लोग दरवाजा खोलना चाहते हैं, लेकिन तभी योनसुक सबको रोक देता है। योनसुक एक बहुत सेल्फिश और डरपोक आदमी होता है। वो सबको कहता है, अगर इनमें से किसी को भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ तो ये सब हमें भी मार देंगे। दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। उसकी बात सुनकर अंदर बैठे ज्यादातर लोग डर जाते हैं और दरवाजा खोलने से मना कर देते हैं। बाहर स्योकू और उसके साथी मदद के लिए चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। इसी दौरान पीछे से ज़ॉम्बीज दोबारा उनके करीब पहुंचने लगते हैं। अब सैन्हा समझ जाता है कि अगर उसने कुछ ना किया तो सब लोग यहीं मर जाएंगे। वो अकेला ही दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है और अपनी पूरी ताकत से ज़ॉम्बीज को रोकने लगता है। ज़ॉम्बी बार बार उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। इसी लड़ाई के दौरान एक ज़ॉम्बी उसके हाथ पर काट लेता है। सैन्हा को तुरंत समझ आ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर डर नहीं आने देता। वो स्योकू की तरफ देखता है और उससे कहता है, मेरी वाइफ और मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। ये सुनकर स्योकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सिर हिलाकर वादा करता है। सैन्हा आखिरी बार पूरी ताकत लगाता है और ज़ॉम्बीज को रोकता रहता है। इसी मौके का फायदा उठाकर स्योकू और बाकी लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, लेकिन सैन्हा खुद बाहर ही रह जाता है। धीरे धीरे इन्फेक्शन उसके जिस्म में फैलने लगता है। अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो अपनी जान कुर्बान कर देता है। अंदर आने के बाद भी रेस्क्यूड ग्रुप को सुकून नहीं मिलता। योनसुक उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। वो उन्हें कहता है कि सब लोग अलग होकर एक कोने में बैठें, क्योंकि शायद उनमें से कोई इन्फेक्टेड हो। बाकी पैसेंजर्स भी बिना सोचे समझे उसकी बात मान लेते हैं। सुएन ये सब देखकर बहुत उदास हो जाती है। वो पूछती है, हमने इनकी जान बचाई, फिर ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्योकू के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। उधर एक बुजुर्ग दादी अपनी बहन की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। वो देखती है कि जिन लोगों को बचाया गया था, उन्हीं लोगों के साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है। उसे इंसानियत पर गुस्सा आ जाता है। वो धीरे से उठती है, ज़ॉम्बीज वाले दरवाजे के पास जाती है और कहती है, ऐसे लोगों का जिंदा रहना भी किस काम का। इतना कहकर वो दरवाजा खोल देती है। अगले ही पल ज़ॉम्बीज आंधी की तरह अंदर घुस आते हैं। अंदर बैठे सेल्फिश पैसेंजर्स संभल भी नहीं पाते और एक एक करके ज़ॉम्बीज का शिकार बनने लगते हैं। हर तरफ चीखें गूंजने लगती हैं। योनसुक भी किसी तरह भागकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन उसकी वजह से लगभग सब लोग मर जाते हैं। अब पूरी ट्रेन में सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचते हैं। स्योकू, उसकी बेटी सुएन, प्रेग्नेंट सक्योंग, यंगुक, उसकी गर्लफ्रेंड जिनही और योनसुक। लेकिन उनकी सबसे बड़ी आजमाइश अभी बाकी होती है। कुछ ही देर बाद ट्रेन के सामने एक ऐसा हादसा होने वाला होता है जो बचे हुए सर्वाइवर्स की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। ट्रेन अपनी पूरी स्पीड से बुसान की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन अचानक ड्राइवर को सामने रेलवे ट्रैक पर कई उल्टे हुए कोचेस और मलबे का ढेर नजर आता है। इतनी स्पीड में ट्रेन को रोकना नामुमकिन होता है। अगले ही पल ट्रेन जोर से उस मलबे से टकरा जाती है। टकराते ही पूरी ट्रेन बुरी तरह हिल जाती है। कई कोचेस पटरी से उतर जाते हैं और कुछ में आग लग जाती है। हर तरफ धुआं, आग और तबाही का मंजर होता है। जो लोग बच जाते हैं वो किसी तरह टूटी हुई ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचे होते हैं। स्योकू, उसकी बेटी सुएन, प्रेग्नेंट सक्योंग, यंगुक, उसकी गर्लफ्रेंड जिनही और योनसुक। सब लोग दूर खड़ी एक इंजन ट्रेन देखते हैं। अगर वो उस तक पहुंच जाए तो शायद बुसान तक जिंदा पहुंच सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ सब लोग जल्दी जल्दी उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन योनसुक की फितरत बिल्कुल नहीं बदलती। वो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता होता है। रास्ते में जब यंगुक और जिनही उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, तब भी वो उन्हें धक्का देकर आगे निकल जाता है। इस दौरान ज़ॉम्बीज उन तक पहुंच जाते हैं। जिनही ज़ॉम्बी बन जाती है और यंगुक अपनी गर्लफ्रेंड को उस हालत में देखकर टूट जाता है। वो उसे छोड़ नहीं पाता और आखिर में दोनों की मौत हो जाती है। उधर योनसुक इंजन ट्रेन
तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है। इन्फेक्शन धीरे धीरे उसके जिस्म में फैलने लगता है। फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए इंजन के अंदर छुप जाता है। कुछ देर बाद स्योकू, सुएन और सक्योम भी इंजन तक पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही वो इंजन के अंदर जाते हैं, इन्फेक्टेड योनसुक अचानक उन पर हमला कर देता है। स्योकू तुरंत सुएन और सक्योम को पीछे रहने के लिए कहता है और खुद योनसुक का सामना करता है। दोनों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। चलती हुई ट्रेन के अंदर दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं। कभी लगता है स्योकू जीत जाएगा और कभी लगता है योनसुक उस पर भारी पड़ जाएगा। आखिरकार स्योकू पूरी ताकत लगाकर योनसुक को ट्रेन से नीचे गिरा देता है, लेकिन उसी लड़ाई के दौरान योनसुक उसके हाथ पर काट चुका होता है। स्योकू अपना हाथ देखता है और तुरंत समझ जाता है कि अब वो भी कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है। सुएन जोर जोर से रोने लगती है और अपने पापा को छोड़ने से मना करती है। स्योकू उसके आंसू पोंछता है और उसे प्यार से गले लगाता है। वो सक्योम से कहता है, मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। उसके बाद स्योकू इंजन का कंट्रोल सक्योम को समझाता है ताकि ट्रेन बुसान की तरफ चलती रहे। जब इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, स्योकू को अपनी बेटी के बचपन की यादें याद आने लगती हैं। उसे सुएन की पैदाइश का दिन याद आता है जब उसने पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाया था। उन यादों को सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो एक आखिरी बार अपनी बेटी की तरफ देखता है और इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी बन जाए, चलती हुई ट्रेन से खुद ही नीचे कूद जाता है। सुएन अपने पापा को दूर जाते देखकर जोर जोर से रोती रहती है। ये पूरी मूवी का सबसे इमोशनल सीन होता है। अब इंजन ट्रेन में सिर्फ सुएन और प्रेग्नेंट सक्योम बची होती हैं। दोनों बुसान के पास बने एक सुरक्षित टनल की तरफ बढ़ती हैं। टनल के दूसरी तरफ साउथ कोरियन सोल्जर्स पहले से तैनात होते हैं। अंधेरे टनल से दो लोग धीरे धीरे बाहर आते दिखाई देते हैं। दूर से देखकर सोल्जर्स को समझ नहीं आता कि ये इंसान हैं या ज़ॉम्बीज। वो अपनी राइफल्स उनकी तरफ तान देते हैं और फायरिंग का ऑर्डर मिलने का इंतजार करते हैं। तभी सुएन को अपने पापा की याद आती है। वो रोते हुए वही बर्थडे सॉन्ग गाना शुरू करती है जो उसने अपने पापा के लिए सीखा था, लेकिन कभी उनके सामने गा नहीं पाई थी। उसकी मासूम आवाज पूरे टनल में गूंज उठती है। सॉन्ग सुनते ही सोल्जर्स समझ जाते हैं कि ये ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि जिंदा इंसान हैं। वो तुरंत अपनी गन्स नीचे कर देते हैं और उनकी तरफ दौड़ते हैं। आखिरकार सुएन और सक्योम को सेफली रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसी के साथ ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। मुश्किल वक्त में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि इंसानियत, हिम्मत और अपनों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा ही इंसान को असली हीरो बनाता है। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी और मूवीज का एक्सप्लेनेशन पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।